पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो ये है कि एक बॉडी है जिसका मास है 0.2 kg। तो बॉडी का मास 0.2 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास लिख देता हूँ 0.2 kg। तो मास 0.2 kg है और उसको एक धागे से बांधा गया है 1 मीटर। 1 मीटर ये थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग टाइप हो गया है, एक्चुअल में ये 0.4 मीटर की स्ट्रिंग है, 0.4 मीटर, ठीक है। ये बराबर टाइप नहीं हो पाया और इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना है। किसमें घुमाना है? वर्टिकल सर्कल में। तो लोवेस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल सर्कल के लोवेस्ट पॉइंट पर लोग बोल रहे हैं मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए। तो मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, तो ये है वर्टिकल सर्कल। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, आपको मालूम है कि यहां पर जो स्पीड होती है वो √5 rg चाहिए होती है। कितनी स्पीड चाहिए होती है? √5 rg। और यहां जो स्पीड चाहिए होती है वो होती है √3 rg। और यहाँ पे मिनिमम स्पीड जो चाहिए होती है वो होती है √1 rg। तो हमको तो लोवेस्ट पॉइंट पे पता करना है ना, तो लोवेस्ट पॉइंट पे √5 rg आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सो लोवेस्ट पॉइंट पर, हम लोवेस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट, तो स्पीड चाहिए √5 rg। तो अब जो धागे की लंबाई है वही लंबाई के रेडियस में तो घूम रहा है ना बंदा, ठीक है, मास घूम रहा है। तो यहां पर जो धागे की लंबाई है वो है l, सो 5 lg हो जाएगा। √5 इंटू लेंथ कितनी है 0.4 और ग्रेविटी को 10 ले लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 4 से 20 यानी कि 2 आएगा। 2 इंटू 10 करेंगे तो बेसिकली 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। तो √20 आ रहा है। तो √20 जब आप निकालने जाएंगे तो देखिए एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा सोचना और दिमाग लगाना नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 16 का स्क्वायर रूट 4 है। फिर ये बताइए 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 का स्क्वायर रूट 5 है। तो 16 का 4 है, 25 का 5 है। और ये जो चीज है, ये जो आपका 20 है, ये 16 और 25 के बीच में कहीं आता है। तो आंसर 4 और 5 के बीच में रहेगा, तो रहेगा 4.5 आंसर। कितना रहेगा? 4.5। अब ये 16 के ज्यादा नजदीक है कि 25 के ज्यादा नजदीक है? ये 16 के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर 4.5 से थोड़ा कम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आपको लॉजिक समझ में आया? 16 का स्क्वायर रूट है 4, 25 का स्क्वायर रूट है 5, अपने को आ रहा है 20। तो 20 का जो स्क्वायर रूट है वो 4.5 के आसपास होगा, लेकिन थोड़ा 4.5 से कम होगा बिकॉज 20 16 के ज्यादा नजदीक है, 25 से थोड़ा ज्यादा दूर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4.47। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक कॉइल दिया हुआ है, कॉइल के 100 टर्न्स हैं। तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n दिए गए हैं। करंट इसमें 5 एम्पियर का दिया गया है, तो I की वैल्यू भी दी गई है। और इसे मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा गया, यानी कि B भी दिया हुआ है, B। और एरिया ऑफ द कॉइल जो है वो आपको 0.01 मीटर स्क्वायर दिया है। ये लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मिया। क्या फॉर्मूला है? मिया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल, कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है मिया। क्या होता है? M=IA। लेकिन अगर एक कॉइल है तो मिया, लेकिन अगर एक कॉइल नहीं है बल्कि कॉइल के काफी सारे टर्न्स हैं तो उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो M निया हो जाएगा, M निया, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए सभी लोग। सो M नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। करंट कितना है? करंट है 5 एम्पियर। एरिया कितना है? 0.01। 0.01 का मतलब होता है 10⁻²। तो ये 100 और 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत ही बचकाना सा सवाल था। सो ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो कौन से चैप्टर का सवाल था बाय द वे? अच्छा, ये वाला कौन से चैप्टर का सवाल था? तो ये वाला था लेसन नंबर 1, रोटेशनल डायनामिक्स। किसका था? रोटेशनल डायनामिक्स का था। और ये वाला जो है सवाल, ये था आपका चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई की वैल्यू दी हुई है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दी हुई है। और टेंशन मत लीजिएगा, ये पीडीएफ पूरा सॉल्व करने के बाद आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। अच्छा, फिर क्या है? पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट इज 100 वोल्ट। तो वोल्टेज मतलब V दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है और चार्ज दिया हुआ है। अरे इसकी जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6। -6 कहां से लिया? क्योंकि माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो मतलब 10⁻�6। और जो पोटेंशियल है वो है 100 यानी कि 10⁻²। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ आएगा, या फिर इसको प्यार से 0.5 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं आप।
सो 10⁻³ को हम लोग बोलते हैं मिली, तो मिली जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी 0.5 मिली जूल। समझे क्या नहीं समझे? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एलसी सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू L 2 हेनरी दिया हुआ है। सो इंडक्टेंस की वैल्यू है 2 हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है। सो इंडक्टेंस भी दिया है, कैपेसिटेंस भी दिया है। सो L की वैल्यू दी गई है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहे हैं। तो F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC होता है बच्चा। क्या होता है? 1/2 पाई रूट ऑफ LC। सो 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L कितना दिया है? L दिया है 2, C कितना दिया है? 4 माइक्रो। सो 4 इंटू 10⁻⁻6। समझे? तो यहां पर आ जाएगा 1/6.28 मल्टीप्लाइड बाई, जब आप ये रूट निकालेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो 4 है उसका तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर छूट जाएगा √2, और फिर ये 10⁻⁻6 का हो जाएगा -3। अभी जो 10⁻³ है इसे आप ऊपर ले जाइए, इसे आप ऊपर ले जाइए तो ये 10⁻+3 हो जाएगा। सो ऊपर 10⁻+3 है, नीचे आपके पास क्या है? एक तो 6.28 है, एक 2 है और एक √2 है। √2 की जो वैल्यू है वो बेसिकली होती है, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414। कितनी होती है? 1.414। अब ये ऊपर है आपके पास 1000 है, ठीक है। नीचे आप 2 इंटू 6.28 करेंगे तो आपको 12 मान लो लगभग 5 आएगा, अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूँ, 12.5 आएगा। और ये जो 1/1.414 है ना, 1/1.414 इसकी वैल्यू होती है 0.707। क्या वैल्यू होती है? 0.707। ये बात याद रखना। 1/√2 की वैल्यू सीधा 1/√2 की वैल्यू है, ट्रिक है 0.707, इसको याद रखना। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, 1000/12.5, एक सेकेंड 100 ले लेता हूं, 100/12.5 करता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा आसान है। और एक 10 यहां पे ले लेता हूं, मतलब 1000 में से एक 0 यहां ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 7.07। 100/25 करते हैं तो 4 आता है, लेकिन ये 25 का भी आधा है तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। सो हमको यहाँ पे मिल रहा है नियरली कितना मिल रहा है? नियरली हमको मिल रहा है 8 इंटू 7। ये 7.07 को आप सिर्फ 7 बोल दो। कितना बोल दोगे? 7। तो 7 8 जा 56, तो 56 हर्ट्ज इज द आंसर। सो ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच तो कर नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से बच्चे ने शायद ये वाला ऑप्शन रॉन्ग लिया होगा। तो 50 सबसे नजदीक आंसर है, तो यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, वैसे ऑप्शन 56 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो कौन से चैप्टर का सवाल है? ये है लेसन नंबर 13, एसी सर्किट्स, राइट। सो एसी सर्किट्स का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg। तो बॉडी का मास 5 kg दिया हुआ है, उसको फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया जिसका एंगल है 30। सो थीटा भी दिया गया है, थीटा दिया गया है। सो थीटा भी दिया है, मास भी दिया है। लोग बोल रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ द वेट अलोंग द प्लेन पूछा है। अरे अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो सुनिए, एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा बना दीजिए, यहां पर 30 डिग्री दिखा दीजिए, यहां पर एक मास बना दीजिए, और यहां पे दिखाइए कि भाई ये है mg, और mg का कंपोनेंट इधर और इधर निकालिए। तो ये एंगल 30 है, तो यहां पे भी अपन 30 चुपचाप लिख देंगे, और ये हो जाएगा mg cos 30, ये हो जाएगा mg sin 30। इनको कंपोनेंट ऑफ वेट चाहिए, वेट मतलब mg, तो कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन है ना, अलोंग द प्लेन मतलब ऐसा चाहिए, ऐसा, ये मतलब ये चाहिए। mg sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो mg sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। सो मास है 5, ग्रेविटी है 10, और मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और sin 30 होता है 1/2। सो sin 30 होता है 1/2, तो इससे कैंसिल होकर 5 बचेगा। अरे समझो रे बाबा, sin 30 1/2 लिखूंगा, फिर 10 को 2 से काटूंगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। सो 25 न्यूटन इज द आंसर। सो ऑप्शन 1 कर लगे ना रे सगळ्यांना। सो ये वाला जो है आपका बेसिकली 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन का सवाल है। चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा मेहनत करो, मेहनत जितना करोगे, और एंड टाइम तक भी हार मत मानो। आप बोलोगे सर 1 दिन बचा, 2 दिन बचा, 3 दिन बचा, कोई परवाह नहीं, आप मेहनत करते रहो। मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, फिर कुछ और देखेंगे, लेकिन मेहनत करना क्यों छोड़ें। तो मेहनत करते रहो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक। अच्छा, 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड। तो यहां पर सोलेनॉइड की लंबाई दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ है, करंट I दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पूछा है। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है μ0 ni, या फिर μ0 n/Li। सो μ0 की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है ये।
नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100 मतलब 10⁻²। करंट जो है वो है 3 और लेंथ जो है वो है 0.5। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको देखो क्या मिलने वाला है। यहां पर आपका 4 पाई है लगभग 12.56 होता है, वैसे 12.56 मैं लगभग लिख रहा हूं 12.5, नीचे है 0.5। ठीक है, और फिर यहाँ पे है मल्टीप्लाई में 3 और ये 7 -2 करोगे तो 5 आएगा, तो -5 क्योंकि 7 के पहले माइनस साइन लगा हुआ है। अच्छा, अब ये 125 मान लो और इसको 5 मान लो। सो आंसर आएगा इसको काटने के बाद 25, तो ये 25 होगा। 25 इंटू 3 इंटू 10⁻⁵। तो आप देख सकते हैं कि ये 7.5 आने वाला है, 7.5 इंटू 10⁻⁵ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन ऐसा हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये क्या चक्कर है? पावर का कुछ गड़बड़ हुआ क्या रे? What the hell happened? Did I commit some mistake? मिस्टेक तो कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं तो मिस्टेक हो रही है, शायद ऑप्शन में ही मुझे लग रहा है मिस्टेक है। ऑप्शन में मिस्टेक है, अपना सोल्यूशन तो राइट है यार। अगर मैंने कहीं पे मिस्टेक की है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए मैंने क्या मिस्टेक की है, बट मुझे जहां तक लग रहा है ऑप्शन में मिस्टेक है। अच्छा, वैसे 7.5 अपने को आ रहा है, 7.5 तो कहीं है नहीं, तो 8 सबसे नजदीक का है, तो ये वाला आंसर होगा। लेकिन ये पावर गलत है, पावर 10⁻⁵ होना चाहिए। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कहीं मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कि ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे कौन से चैप्टर का सवाल था ये? तो ये जो सोलेनॉइड वाला सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये दोनों में मान सकते हैं आप, चैप्टर नंबर 10 या चैप्टर नंबर 11 में। सो या तो आप इसे मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का सवाल है, या मैग्नेटिक मटेरियल्स का सवाल है, दोनों में ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है जो कि एक स्पीड से मूव हो रहा है, स्पीड दी गई है v, दिया गया है v, सर्कुलर पाथ का रेडियस r दिया गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला जो होता है v²/r। सो बहुत ही बचकाना सवाल है। सो 5 × 5 डिवाइड बाई 2, सो 25/2, 25/2 मतलब 12.5। तो 12.5 अगर है तो बेसिकली, एक सेकंड, अच्छा ये ऑप्शन में मिस्टेक किया बच्चे ने, इट शुड बी 12.5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर अगर दिया है, गोला दिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट द डायमीटर, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया, 2/5 mr²। इट इज डैम इजी। आगे बढ़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G दिया हुआ है, ओके। उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, उसको वोल्ट मीटर बनाना है 5 वोल्ट का। कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में? तो आपको मालूम है कि जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाना पड़ता है, और जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ता है। ये बात सभी को पता होना चाहिए। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल। सो इसमें जो फॉर्मूला आता है वो है सीरीज रेजिस्टर इज V अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट माइनस G। सो यहाँ पे बनाना कितना है अपने को? वोल्ट, 5 वोल्ट बनाना है ना, 5 वोल्ट बनाने का, 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर। करंट कितना दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻⁻3। गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज, सॉरी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 100। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3 मतलब 1000, 1000 into 5 5000, सो 5000 minus 100, so it becomes 4900 ohm. So option B is the right answer. कळलं सगळ्यांना? It was damn easy. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जाके हमारे जो क्वेश्चंस है वो सब समाप्त हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है इसे फैलाएंगे, थोड़ा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि सबका भला हो और मेरा भी भला हो। तो बेसिकली जब लोग देखेंगे, ज़्यादा मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, मुझसे बोलेंगे सर अगला वीडियो में इस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं वो टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। बाय द वे, मैं आप लोगों की करियर काउंसलिंग भी करने वाला हूँ। तो आपको आगे कौन कौन से इंजीनियरिंग और मेडिकल और फार्मेसी के अलावा कौन कौन से करियर्स भी इस दुनिया में हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मालूम पड़ जाए। तो आई होप कि सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।